हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा जो वन शॉट सीरीज का वीडियो है वो है, जो टॉपिक है वो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है। क्योंकि हाल ही में जो 16वीं वित्त आयोग है उनकी रिपोर्ट जारी हुई है। और चूंकि वित्त आयोग से क्वेश्चन ना, हमने 2016 से 25 तक के जो क्वेश्चन डिस्कशन की जो सीरीज कंप्लीट की है अभी हाल ही में, उससे हमने निकाला है कि कभी किसी साल तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक एक ही टॉपिक, मतलब 15th और 14th फाइनेंस कमीशन से हो गया। क्योंकि अभी 16th की रिपोर्ट तो भी आई है। किसी साल एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी आए हैं। तो उस थीम के बेस पे, चूंकि ये इस बार बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, पहले भी पूछ रखा तो इस बार तो 100% डेफिनेटली आपको 2 क्वेश्चन नहीं तो एक तो जरूर मिलने देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैंने विद कंपैरिजन के साथ 15वें के साथ ये पूरा तैयार किया है। तो आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्या फ़ायदा होने वाला है। तो क्योंकि ये देखो, मैंने प्रूफ भी लेके आया हूँ आपको। देखो, ये एक ही साल के 2 क्वेश्चन उठाए मैंने। ये भी फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन थे, और ये भी फाइनेंस कमीशन से ही क्वेश्चन है। तो दोनों फाइनेंस क्वेश्चन ये केवल एक ही साल के क्वेश्चन है, इस प्रकार से बहुत सारे थे। तो ये आपके लिए ऐसा नहीं है कि मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, ये मैंने प्रूफ के साथ लेके आया हूँ आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंस कमीशन से। क्योंकि ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वित्त आयोग। आर्टिकल 280 के तहत जो है एक संवैधानिक निकाय है, और इसका मेन काम होता है केंद्र एवं राज्यों के बीच में वित्तीय संतुलन का एक संवैधानिक स्तंभ प्रदान करना, ताकि जो सहकारी संघवाद है ना केंद्र राज्य के बीच में, उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो ये हमने देखा 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय हो गया। इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है 5 वर्षों में, या आवश्यकता अगर जरूरत है तो उससे पहले भी गठित किया जा सकता है। कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके मुख्य कार्य केंद्र राज्य के वित्त कर राजस्व का बंटवारा करना, राज्यों के लिए उचित अनुदान ग्रांट्स इन एड के सिद्धांत को तय करना कि किन आधारों पर राज्यों के बीच में केंद्र के बीच में जो राजस्व है ना उसका वितरण किस आधार पर होगा, और ये कौन तय करता है? ये वित्त आयोग तय करता है, वित्त आयोग तय करता है। तो राजस्व वितरण की भूमिका अनुदान सहायता और सहकारी इसको जब इस तरीके का जो सिस्टम होगा, जो अगर डिवाइडेशन होगा राज्यों के बीच में केंद्र के बीच में, तो इससे क्या होगा? संघवाद की भावना पैदा होगी, समन्वय होगा दोनों के बीच में केंद्र राज्य में। तो इससे सहकारी संघवाद की धारणा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होगा? मजबूत होगा। अब 16वें वित्त आयोग की बात करें हम, तो 16वें वित्त आयोग के बारे में पहले हम देख लें। तो 16वां वित्त आयोग ये किस कब तक के लिए रहेगा? 5 साल इसकी अभी हमने पढ़ा था, 5 साल के लिए होता है, 2016 से 31 तक के लिए होगा। इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर अरविंद पनगरिया थे, जो पहले नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष से अर्थशास्त्री रहे हैं। और ये कार्यकाल रहेगा इसका 1 अप्रैल से। ये 16वां वित्त आयोग है ना, इसकी सिफारिशें लागू हो चुकी हैं और अगले 5 साल तक के लिए काम करने वाले हैं। इसमें जो राज्यों का जो हिस्सा होता है ना उसको 41% बरकरार रखा गया है। इसका मतलब ये है कि 15वां वित्त आयोग था ना, इसको हम और भी डिटेल्स पढ़ेंगे अभी। उसमें ना राज्यों को कितना परसेंट डिविडेंड देना है केंद्र को, तो वो कितना था? 41%। लेकिन 14वें में क्या था? 14वें में 42% था। लेकिन जैसे ही जब जम्मू कश्मीर अलग यूटी बनी ना, तो 1% उनके लिए उन पे उस 42% में से कम कर दिया गया था। 41% ही 15th फाइनेंस कमीशन में, और 41% ही बरकरार रखा गया है किसमें? 16वें वित्त आयोग के इन सिफारिशों के बीच में। तो अब हम देखें 16वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थी, तो वो देखें तो इनका योगदान था एक नया पैमाना पेश किया है, जो कर एवं राजकोष से प्रकाश टैक्स एंड फिजिकल जो एफर्ट है ना वो स्थापित करने के लिए 16वें वित्त आयोग की प्रमुख कुछ सिफारिशें थी। जनसांख्यिकी प्रदर्शन की बात करें तो अभी है कुल प्रजनन दर है ना, जिसको टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं, के बजाय अब ये जनसांख्यिकी प्रदर्शन किस पर निर्भर करेगा? 2071 से और 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि का घनत्व क्या रहा, जनसंख्या वृद्धि का अनुपात क्या रहा, इसके बेस पे इस साल जनसांख्यिकी प्रदर्शन को निश्चित किया गया। कितने परसेंट वेटेज दिया गया वो इस पर डिपेंड किया गया कि 1971 से 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई। इससे पहले किससे? कुल प्रजनन दर की कैपेसिटी क्या है, कुल प्रजनन दर क्षमता क्या है, उसके बेस पे होता था। और वहीं सघन, मध्यम और खुले वनों को भी इसमें शामिल किया गया। हम वो लिस्ट देखेंगे, कंपैरिजन किन किन को शामिल किया गया है, किन किन को बाहर किया गया है। राजस्व घाटा, क्षेत्रीय विशिष्ट, राज्य विशिष्ट योगदान अनुदानों को बंद कर दिया गया। इसके अलावा ये देखो मानदंड देखते हैं किन किन को शामिल किया गया, किन किन कैटेगरीज के बेस पर ये सारे की डिटेल्स निकाली जाती हैं कि कितना राजस्व का वितरण राज्यों को करना है। तो मानदंड क्या है? देखो मैंने कंपैरिजन के साथ ये लिस्ट तैयार करके लाया हूँ मैं आपके लिए। इसको और थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप ऐसे ले भी सको बात के लिए। तो देखो पहले 15वें की बात करें ना, तो इनकम डिस्टेंस मतलब आय की वेटेज को कितना दिया, आय की कितनी वेटेज थी? 45% थी। इनकम दूरी की, इनकम डिस्टेंस कितनी है? तो
जबकि अब इसको क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। कम करके कितना कर दिया, 2.5% कम कर दिया और 42.5% हो गया 16वें वित्त आयोग। हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा नज़र में से ध्यान रख सकते हो कंपेरिजन में। तो आय दूरी कितनी हो गई है, 42.5% जनसंख्या की बात करें 2011 की जनसंख्या के बेस पर 15% वेटेज दिया जाता था किसको, जो भारांश जो होता था वित्त आयोग के द्वारा। और अब इसको क्या है, बढ़ा दिया गया, मतलब इसमें जो 2.5% कम हुआ था ना, इसमें ऐड कर दिया। एक प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि 2.5 इसमें ऐड हो गया, पहले 15 था, अब 17.5 हो गया। जनसंख्या से जैसे जैसे बढ़ रही है तो उसके बेस पे 17.5% वेटेज दिया गया जनसंख्या भारांश को। वहीं जनसांख्यिकी प्रदर्शन, डेमोग्राफिक जो परफॉर्मेंस, ये डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्या होता है कि जैसे किसी राज्य में जो की जो पॉपुलेशन है, कार्यकारी पॉपुलेशन, वो किस तरीके का काम कर रही है, स्किल्ड काम कर रही है, अनस्किल्ड काम कर रही है, तो उसके बेस पर जनसांख्यिक प्रदर्शन का जो वेटेज था तो 2015 में कितना था, 12.5% था। इसको घटा दिया गया है इस परफॉर्मेंस के बेस पर जो वेटेज दिया जाता था भारांश का, राजस्व वितरण का, अब उसको कम कर दिया गया। मतलब ये भी कम हो गया और ये बढ़ा दिया गया, तो 2.5% इसको भी कम कर दिया गया जनसांख्यिक प्रदर्शन को। उसके अलावा क्षेत्र, पहले एरिया के बेस पे जितना वेटेज दिया जाता था 15%, कौन सा राज्य कितना बड़ा है, कौन सा राज्य कितना छोटा है, उसके बेस पे उसको वेटेज दिया जाता था। अब इसको कम करके कितना कर दिया गया, 10%, यानी 5% वेटेज को कम कर दिया। अब क्षेत्रफल का कोई महत्व नहीं है, मतलब 10% वेटेज दिया गया है, महत्व को कम समझा गया है कि क्षेत्रफल के बेस पर राजस्व का वितरण करने को वेटेज को कम कर दिया गया। इसके अलावा ये देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि एकमात्र ये एक है, जंगल और पारिस्थितिकी जो है ना, एकमात्र है जिसको क्या किया गया है, एग्जैक्ट वैसे की वैसे रखा गया है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, 10% का 10% वेटेज सेम है। और मतलब जंगल एवं पारिस्थितिकी जो है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 10% का ही वेटेज है। वहीं जीडीपी के योगदान में पहले कुछ नहीं दिया जाता था, जीडीपी के योगदान में इस बार हाँ, एक दो कैटेगरी आपको ये याद रखनी है, क्योंकि जीडीपी में कितना योगदान दे रहा है राज्य, पहले उसको कोई वेटेज नहीं दिया जाता था, लेकिन इस बार ना 10% वेटेज दिया जा रहा है कि राज्य जीडीपी में कितना योगदान दे रहा है, उसके बेस पे उसको 10% का वेटेज दिया जाएगा राजस्व वितरण में, कौन सा राज्य कितना योगदान दे रहा है इसके बेस पे। तो एक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नया क्या ऐड किया गया है, नया ऐड किया गया है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 10% हो गया, और सेम टू सेम रखा गया ऐसे कैसे एज इट इज तो था जंगल एवं पारिस्थितिकी। इसके अलावा एक को हटा दिया गया, क्योंकि ये 10% हटा दिया गया तो इसकी पूर्ति के लिए तो जो कर एवं राजस्व के प्रयास थे ना, पहले टैक्स और फिजिकल एफर्ट्स, एक राज्य कितना टैक्स कलेक्ट कर रहा है, कितना इकट्ठा कर रहा है, तो इनके बेस पे जो 2.5% वेटेज दी जाती थी ना, उसको कम कर दिया गया। अब इसको हटा दिया गया, मतलब 2016 के लिए इसको कंटिन्यू नहीं किया गया। तो याद रखा जा सकता, क्वेश्चन आ सकता है क्यों, किसको हटा दिया गया, कौन से भारांश को या क्राइटेरिया को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो वो हटा दिया गया है, कर एवं राजस्व प्रयास को हटा दिया गया। तो ये जो लिस्ट है ना, इस बस मैं बताऊं ना आपको, क्वेश्चन अगर मिलेगा ना तो 99% तो इस लिस्ट से ही मिल जाएगा, किसको ऐड किया गया है, किसको कितना भारांश दिया गया है। दूसरा एक वो जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने बताई थी कि 41% राजस्व वितरण को बरकरार रखा गया, ये दो चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है। इसके अलावा और सारी चीजें हैं, तो इस लिस्ट को आप अच्छे से रट लेना, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसी एग्जाम में नहीं, सीएपीएफ एग्जाम में नहीं, किसी भी एग्जाम में दे लो, क्योंकि 2026 से लागू हुआ है, 5 साल तक क्वेश्चन आने वाले हैं इससे। तो ये वीडियो अगले 5 साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जब तक कि 17th नहीं आ जाता ना तब तक के लिए चलता रहेगा, और 2031 तक के लिए। तो हम और कंपैरिजन देख लें इन दोनों के बीच में। तो वर्टिकल हिस्सा वो मैंने बताया था बार कि डिविडेंड कितना कितना प्रतिशत था, वो 41% का 41% रखा गया ओवरऑल। और ये 41% किन बेसिस पे होगा, वो क्राइटेरिया हमने देख लिया कि इनके हिसाब से इतने इतना वेटेज दिया जाएगा। तो पहले हमने ये भी देख लिया कि पहले टीएफआर पर आधारित था, प्रजनन दर पर, टोटल फर्टिलिटी रेट पर, और अब इस बार जो जनसांख्यिक प्रदर्शन है 1971 से 2011 की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है इसके आधार पर दिया गया है। तभी तो आपको यहाँ से देखो, इस लाइन से एक चीज समझाता हूँ कि आपने सुना होगा कि जो, अगर आप कंटिन्यू न्यूज में बने हुए हैं, न्यूज के बारे में अपडेट रहते हैं, तो आपने सुना होगा कि जो साउथ के जो राज्य हैं भारत के, जिन्होंने उस टाइम पे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया था, उनकी फर्टिलिटी, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से भी कम है। तो वो इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि उनकी जनसंख्या उन्होंने कंट्रोल की थी सरकार के कहने पर, या कंट्रोल की थी ताकि, और अब क्या हो रहा है कि इन्होंने जनसंख्या को वेटेज दे दिया, जनसंख्या के बेस पर वेटेज दिया। इसका मतलब ये हो गया, जहाँ पे ज्यादा जनसंख्या होगी, जहाँ ज्यादा जनसंख्या होगी, वहां पे ज्यादा क्या होगा, राजस्व का वितरण होगा। और इसलिए वहां की जनसंख्या आज कम है, वो कंट्रोल कर रखे हैं। यही सारा वजह है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड बना हुआ था। इसके अलावा कुछ नए पैमाने, वही कर एवं राजस्व प्रयास को हटा दिया गया, किसमें 16वें में, 15वें में था, इसमें इसकी जगह जोड़ दिया गया कंट्रीब्यूट टू जीडीपी जोड़ दिया गया, कितना 10% वेटेज था।
और वन वो जो सेम टू सेम रहा है वो था केवल सघन या मध्यम वन थे 15वीं में, लेकिन सघन मध्यम यहाँ पे देखो एक चीज और याद रखना, देखो 15वीं में केवल सघन और मध्यम वनों को शामिल किया गया था, इसमें जो है ना सघन मध्यम एवं खुले वनों को भी इसमें शामिल कर लिया गया, याद रखना ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमसे मिस ना हो जाए, अच्छा होगा कि इससे आप अभी से मतलब याद रख ले। 16वें वित्त आयोग ने वन कवरेज को व्यापक बनाया, जनसांख्यिकी मानदंड को ऐतिहासिक जनसंख्या वृद्धि से जोड़ा, ये तो हम देख रहे हैं, खुले वनों को भी शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा राज्यों के बीच केंद्रीय वितरण का मानदंड क्या क्या होंगे इस तरीके से 15वें वित्त आयोग के ऊपर वाली जो ग्राफ है ना, ऊपर वाली लाइनें 15वें वित्त आयोग को दर्शाती है और नीचे वाली 16 को दर्शाते हैं। तो ये तो वही है, अभी हमने देख लिया ना, वो ये इसको दूसरे ग्राफ के तरीके से समझा रखा है कि इनकम डिस्टेंस कितनी हो गई, थोड़ी कम हुई। इस ग्राफ से देखो 16वें में कम हुई है, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि हुई, जनसंख्या की जो लाभांश है ना वो बढ़ा है क्योंकि 10 से 12.5% हो गया। इसके अलावा जनसंख्या की प्रदर्शन का वेटेज कम हुआ है, क्षेत्र एरिया कब कम हुआ है, मैंने कहा था जंगल को सेम टू सेम रखा गया है, राजकोषीय प्रयास को हटा दिया गया है इसमें, और जीडीपी में योगदान अब नया जुड़ा गया है, वो वही है, इसका 3 बार तो रिविजन हो गया, ये सारा कुछ वही है, हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट की बात करें, स्थानीय निकायों के लिए क्या अनुदान था, कुछ अनुदान की बात करें, इतना मतलब इसको मोटा मोटा याद रखना, ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4.4 लाख करोड़ एनुअल, ग्राम पंचायत एवं जिला पंचायतों के लिए अनुदान की बात कही किसने, 16वें जो वित्त आयोग है उसने। इसके अलावा 3.6 लाख करोड़ शहरी स्थानीय निकायों के लिए, नगर पालिकाओं एवं स्थानीय शहरी निकायों के लिए अनुदान। तो देखो यहाँ पे ना एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो वेटेज लिया गया था ना ग्रामीण स्थानीय निकाय, इसका जो 15वें वित्त आयोग में जितना अनुदान था ना उससे थोड़ा कम था इस साल, याद रखना, मुझे एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं है लेकिन उससे थोड़ा कम था, लेकिन और इसको बढ़ा दिया गया था इस साल थोड़ा, जितना वेटेज 3.6 लाख करोड़ है थोड़ा बढ़ के आया इस साल 2016 में, थोड़ा बढ़ा है, तो इसको थोड़ा कम किया गया किसको, ग्रामीण स्थानीय निकाय। लेकिन ओवरऑल देखे ना तो अभी भी ग्रामीण स्थानीय निकाय को जो वितरण है ना, जो अनुदान है ना, ग्रांट है ना, वो अभी भी ज्यादा बना हुआ है किसका, ग्रामीण क्षेत्र का, ये आपको याद रखना है। बेशक थोड़ा वृद्धि की है शहरी क्षेत्र स्थानीय निकायों के लिए, लेकिन ज्यादा तो अभी भी ओवरऑल देखे तो किसका, ये ग्रामीण स्थानीय निकाय। ओवरऑल देखो टोटल कितना था, 8 लाख करोड़ का, इस बार दोनों मिलाकर 8 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक पैकेज रखा गया। वहीं राजकोषीय अनुशासन इस बार हटा दिया गया है ना इसको, तो उसके बारे में देखें तो 15वें वित्त आयोग ने राजकोषीय घाटे को कम करने पर जोर दिया था और डेब्ट मैनेजमेंट को प्राथमिकता दी थी और वित्तीय अनुशासन एवं जिम्मेदारी पर भी बल दिया था। जबकि जो 16वां वित्त आयोग है ना वो स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देता है, यहाँ से शिफ्ट कर दिया किसमें, स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ाने पर। डिजास्टर मैनेजमेंट को भी अधिक महत्व दिया जा रहा है, इस समावेशी लचीले वित्त पोषण को भी महत्व दिया जा रहा है किसमें, 16वें इस बार वाले जो वित्त आयोग है उसमें। 16वें वित्त आयोग ने आपदा प्रबंधन को नई प्राथमिकता दी है, जलवायु परिवर्तन के दौर में यह अत्यंत प्रासंगिक बना हुआ है। इसके अलावा इसमें इसकी कुछ सहकारी संघवाद में क्या भूमिका है वो आप याद रखें, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है तो इस तरीके से ही देगा वो, फैक्चुअल हमने बता चुके, कंसेप्चुअल अभी हमने ऊपर की स्लाइड जो देखी, ये उस यूनिट के जो लीड जो कर रहे हैं, जो भूमिका निभा रहे हैं सहकारी संघवाद के लिए। वित्त आयोग केवल पैसों का बंटवारा नहीं करता, यह सहकारी संघवाद को मजबूत कर वित्तीय राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता प्रदान करता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मैंने बताया था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के राज्यों और केंद्र के मध्य समन्वय को बढ़ाता है, राज्यों के मध्य कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है कि मिलजुल कर काम करे। प्रतिस्पर्धी संघवादी एक अलग टर्म्स होते हैं, प्रतिस्पर्धी संघवाद मतलब इस तरीके से कंपटीशन करे कि मतलब आगे निकलने के लिए रेस जो होती है उस तरीके से कौन ज्यादा विकास करता है कौन कम। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। संवैधानिक प्रावधान हमने देख ही लिए, राज्यों का हिस्सा अभी भी 41% ही है कि 41% जितने भी ग्रांट आएगा उसको 41% राज्यों को बांटेगा। स्थानीय को कुल 8 लाख करोड़ का इन्होंने क्या दिया गया है, कुल ग्रांट दिया है, ग्रांट इन एड दिया है। तो ये हमारा वित्त आयोग से लेकर वित्त आयोग का ओवरऑल डिस्कशन था। आई होप जिस दिन आप पेपर देने जाओगे आप इसको देख के जाते हैं तो गारंटी से कह रहा हूँ मैं कि आपको क्वेश्चन इसमें जरूर मिलेंगे, 2 मिले 3 मिले 1 मिले, लेकिन मिलेगा जरूर कुछ ना कुछ जो कि आपके लिए वैल्यू एडिशन हो जाएगा। और ये है ना एक एग्जाम नहीं, आप और भी एग्जाम देंगे उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सारी वन शॉट वीडियो मैंने बताई पहले भी कि हमारे PYQs के एनालिसिस के थीम पे आएंगे, हम एक्स्ट्रा वेरे गेरे नहीं करेंगे कुछ भी उठा के नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, फीडबैक देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वन शॉट की सीरीज पर, आप भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में। धन्यवाद।